बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इकनॉमिक्स टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहसिन रज़ा, आज एक और अहम तरीन टॉपिक के साथ। आज का मौजू है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात। बहुत से स्टूडेंट्स नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने में अमूमन कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद कौमी आमदनी से मुराद हुकूमत या सरकार की आमदनी है, या कुछ लोग कौमी आमदनी से मुराद मजमूई सरकारी दौलत भी लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम कौमी आमदनी और इसके मुख्तलिफ तसव्वुरात को बहुत आसान और सादा अल्फाज में बयान करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम खाम कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार, खाम मुल्क की पैदावार, खालिस मुल्क की पैदावार, कौमी आमदनी, शख्सी आमदनी, काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी और फ़ीकस आमदनी के तसव्वुरात की वजाहत करते हैं। याद रखें, कौमी आमदनी के इन तमाम तसव्वुरात की वजाहत और इनकी कैलकुलेशंस के तरीक़ाकार का पता होना लाजमी है, क्योंकि इन सब के अपने अपने यूजेस और यूटिलिटीज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल लेक्चर में हमने GDP के अहम तरीन कॉन्सेप्ट को बहुत तफसील से डिस्कस किया। तमाम लर्नर्स GDP के बारे में की गई आसान वजाहत को समझने के लिए इस चैनल पर मौजूद लेक्चर को सुन सकते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, GDP किसी मुल्क की सरहदों के अंदर साल भर में पैदा होने वाली तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। अगर हमें मुल्क की GDP के अदाद-ओ-शुमार का इल्म हो तो हम इससे GNP यानी खाम कौमी पैदावार मालूम कर सकते हैं। यानी अगर हम GDP में उस मुल्क के बाशिंदों की बाहर के ममालिक से कमाई जाने वाली सालाना मजमूई आमदनी को जमा कर लें और उस मुल्क में काम करने वाले फॉरनर्स की सालाना कमाई को माइनस कर लें, तो हमें GNP का मजमूआ हासिल होगा। खाम कौमी पैदावार, जिसको अंग्रेज़ी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या GNP कहते हैं, इससे मुराद एक मुल्क के बाशिंदों की मलकियत में मौजूद आमलीन पैदाइश के इस्तेमाल से एक साल के दौरान पैदा की जाने वाली तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। याद रखें, GNP के इस मजमूए में तमाम किस्म की ज़राई, सनती और मादनी अशिया की फ़ाइनल कीमत शुमार की जाती है। इसी तरह इनफरादी खिदमात सर अंजाम देने वाले तमाम अफराद के मुआवजे और इज्तमाई या इदारों की सूरत में सर अंजाम दी जाने वाली खिदमात के मुआवजे या मुनाफाजात भी GNP का हिस्सा होते हैं। इस हवाले से समझने वाली बात यह है कि एक साल के दौरान हमारे मुल्क के बाशिंदे मुल्क के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करते हैं, या हमारे पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में इनफरादी या इज्तमाई कोशिशों के नतीजे में जो कमाई करते हैं, वो तमाम तर कमाई, जिसको फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं, हमारे GNP में शामिल होंगे। इसी तरह बाहर के ममालिक के बाशिंदे और इदारे यहाँ हमारे मुल्क में काम के एवज़ जो कुछ कमाते हैं, वो हमारे GNP में शामिल नहीं होगा, बल्कि जिस मुल्क से उनका ताल्लुक़ है उस मुल्क की GNP में उनकी कमाई और मुनाफाजात शुमार होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तानी गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हुए साल भर में जो कमाई करते हैं, उनकी ये कमाई या उनके इदारों का सालाना मुनाफा पाकिस्तान की GNP में शामिल होगा। जबकि जो फॉरेनर्स मसलन चाइनीज़ हमारे यहाँ काम करते हैं, उनकी साल भर की अर्निंग्स चाइना की GNP में शुमार होगी, ना कि पाकिस्तान की GNP में। इसी तरह मल्टी नेशनल कंपनीज़ मसलन मैकडॉनल्ड फास्ट फूड कंपनी का सालाना मुनाफा अमेरिका की GNP में शामिल होगा। और टेलीनॉर सेलुलर कंपनी का ताल्लुक चूँकि नॉर्वे से है, इसलिए टेलीनॉर के एनुअल प्रॉफिट्स नॉर्वे की GNP में शुमार होंगे, ना कि उस मुल्क की GNP में जिस मुल्क में ये कंपनी काम कर रही है। बस हम कह सकते हैं, खाम कौमी पैदावार या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लफ्ज़ कौमी या नेशनल से ही पता चलता है कि ये एक कौम या किसी मुल्क के तमाम बाशिंदों की सालाना पैदावार है, कतई नज़र इसके कि वह मुल्क की सरहदों के अंदर रहते हुए ये अशिया व खिदमात पैदा करते हैं या मुल्क की सरहदों से बाहर। ये बात याद रहे कि GNP में भी GDP की तरह सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू शामिल की जाती है। एक शय अपनी तैयारी के दौरान जितने मराहिल से गुजरती है, हम हर मरहले पे उसकी कीमत शुमार करने के बजाय सिर्फ फाइनल सूरत में उसकी वैल्यू GNP में शामिल करते हैं। मसलन लकड़ी या उससे बनने वाले फट्टों की कीमत की बजाय हम फाइनली तैयार शुदा फर्नीचर की कीमत को ही GNP में शामिल करते हैं। बस GNP के एक्यूरेट फिगर्स हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अशिया की डबल काउंटिंग से बचा जाए। अगर खाम कौमी पैदावार यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मशीनों की मरम्मत या तोड़ फोड़ के अखराजात, जिनको डेप्रिसिएशन कॉस्ट या वेयर एंड टेयर कॉस्ट कहते हैं, माइनस कर लिए जाएं, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी खालिस कौमी पैदावार का मजमूआ हासिल होगा। याद रखें, मशीनों की मरम्मती या घिस पट जाने के अखराजात से मुराद वो रकम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के असासों की रिपेयरिंग और रेनोवेशन के लिए बर्दाश्त करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक मशीन की सालाना पैदावार की मालियत 1 लाख रुपए है और मुल्क में
मशीनों पर डेप्रिसिएशन रेट 15% है तो मशीन का मालिक इस 1 लाख रुपए में से 15,000 रुपये इसकी मरम्मत और तजदीद के लिए अपने पास रख लेता है। बस खालिस कौमी पैदावार के फिगर्स हासिल करने के लिए खाम कौमी पैदावार में से मुल्क के तमाम तर असासों के डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर लिए जाते हैं। याद रहे, मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के असासों पर सालाना डेप्रिसिएशन रेट्स का तयन वफाकी वजारत मालियात यानी फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। हमने इससे कबल लेक्चर में GDP के बारे में तफसील से पढ़ा। अगर हमें खाम मुल्की पैदावार यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से NDP यानी खालिस मुल्की पैदावार का पता करना हो तो हम सिंपली GDP के मजमूए में से डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। अगर हमें खालिस कौमी पैदावार यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट का पता हो तो हम इस मजमूए में से बिल वास्ता टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली रियायतें यानी सब्सिडीज़ जमा करके कौमी आमदनी मालूम कर सकते हैं। याद रखें, बिल वास्ता टैक्सेस मसलन कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स अमूमन अशिया की कीमतों में शामिल होते हैं। हम खालिस कौमी पैदावार मालूम करने के लिए इन तमाम किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस को अशिया की कीमतों से माइनस कर लेते हैं। इसी तरह किसी मुल्क की हुकूमत अपनी बाशिंदों को मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी पर रियायत या सब्सिडी देती है। खालिस कौमी पैदावार की मालियत में ऐसी तमाम तर सब्सिडीज़ की मजमूई रकम को जमा करने के बाद हमें कौमी आमदनी का पता चलेगा। पर्सनल इनकम यानी शख्सी आमदनी से मुराद वो तमाम तर कमाई है जो अफराद साल भर में कमाते हैं। मसलन एक डॉक्टर सालाना 10 लाख रुपए कमाता है तो ये उसकी पर्सनल इनकम है। याद रखें, शख्सी आमदनी में ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी इंतकाली अदायगियाँ भी शामिल होती हैं। ये वो रकूम होती हैं जो किसी शख्स को बग़ैर किसी मेहनत और मशक्क़त के हासिल होती हैं, मसलन सदक़ात, खैरात, ज़कात या इमदाद वगैरह। इसी तरह पर्सनल इनकम में डायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल होते हैं, यानी शख्सी आमदनी से मुराद वो तमाम तर आमदनी है जो किसी शख्स को टैक्स अदा करने से पहले हासिल होती है। मज़ीद ये कि पर्सनल इनकम में कॉरपोरेट बिजनेसेस या मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के ऐसे प्रॉफिट्स शामिल नहीं होते जो पार्टनर्स में तकसीम ना किए गए हों, बल्कि नागहानी अखराजात या कंटिंजेंट एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कंपनी अपने मुश्तरका खाते में महफूज रखे। बस हम कह सकते हैं किसी मुल्क की कुल शख्सी आमदनियाँ उस मुल्क की कौमी आमदनी जमा इंतकाली अदायगियाँ जमा बराह रास्त टैक्सेस माइनस अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स का मजमुआ होती हैं। याद रखें, किसी फ़र्द की पर्सनल इनकम सारी की सारी उसके तसर्रुफ़ में नहीं होती, यानी वह अपनी तमाम तर शख्सी आमदनी को खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ बराह रास्त यानी डायरेक्ट टैक्सेस मसलन इनकम टैक्स वगैरह शामिल होते हैं। अगर शख्सी आमदनी में से इनकम टैक्स की रकम माइनस कर दी जाए तो हमें डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी का पता चलता है। मसलन एक फ़र्द की शख्सी आमदनी 50,000 रुपये माहाना है और इसमें 3,000 रुपये मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्ट टैक्सेस शामिल हैं, तो अगर इन 3,000 रुपयों को माइनस किया जाए तो हमें 47,000 रुपये उसकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी के तौर पर मालूम होंगे, जिन्हें वो जहाँ चाहे खर्च कर सकता है। पर कैपिटा इनकम यानी फ़ीकस आमदनी से मुराद किसी मुल्क में फ़ी फ़र्द औसत आमदनी होती है। अगर हम मुल्क की कौमी आमदनी को कुल आबादी पर तकसीम करें तो हमें फ़ीकस आमदनी का पता चलता है। याद रखें, फ़ीकस आमदनी से हम किसी मुल्क के अवाम के म्यार ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगरचे ये एक म्यारी पैमाना नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कुछ अफराद की आमदनी मिलियंस में हों और कुछ लोग बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी तरस रहे हों। साल 2019-20 में पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी $1304 रही, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कई गुना कम है। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, फ़ीकस आमदनी के पेश नज़र हम दुनिया के तमाम ममालिक को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं। सबसे पहले डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनमें फ़ीकस आमदनी 20,000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है। इनमें लक्समबर्ग, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक सर फ़हरिस्त हैं। याद रहे, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ीकस आमदनी लक्समबर्ग की है, जो हालिया दादोशुमार के मुताबिक 1,13,196 अमरीकी डॉलर सालाना है। दूसरे नंबर पे वो ममालिक हैं जिनमें फ़ीकस आमदनी 2,000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा और 20,000 डॉलर से कम है। इनमें चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, थाईलैंड, कोलंबिया, लीबिया वगैरह जैसे ममालिक शामिल हैं। फ़ीकस आमदनी के एतबार से तीसरी कैटेगरी ऐसे ममालिक की है जिनकी फ़ीकस आमदनी 2,000 अमरीकी डॉलर से भी कम है। इनमें सूडान, बांग्लादेश, कीनिया, पाकिस्तान, सीरिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, साउथ सूडान जैसे ममालिक शामिल हैं। याद रहे, रीसेंट फिगर्स के मुताबिक दुनिया में सबसे कम फ़ीकस आमदनी साउथ सूडान की है, जो सिर्फ $275.18 सालाना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट,
ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के कॉन्सेप्ट्स को बहुत तफसील से बयान किया है। उम्मीद है आज का टॉपिक काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।